इन्हें अंदर रख दो। आप आने वाले ये मुझे पहले बताना चाहिए ना। इतने बूढ़े हो गए हैं फिर भी यहाँ तक आप चले आते हैं। आइए। वो क्या है माधव, शरीर बूढ़ा हो चुका है पर मन नहीं। यहाँ पास में एक परिचित की यहाँ शादी थी, उसे अटेंड करने के बाद मैंने सोचा तुमसे मिलता चलो। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। रेवेन्यू मिनिस्टर जगदीश प्रसाद के साथ तुम्हारी कुछ कहा सुनी हुई सुना। ये सब तो चलता रहता है। संभल कर रहना, जहरीला है, बहुत जहरीला। अजगर की तरह कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन वहां अंदर तुम्हारे खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही है मैं सब जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। कुछ भी हो जाए इस आदमी से बचकर रहना। आज का जो समय है ना वो पहले वाले समय के जैसा नहीं रहा। हर कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रखना होगा तुम्हें। जानता हूँ फादर, पर मुझे तो लड़ना होगा ही। मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोगों से जूझना होगा तुम्हें। इन सब लोगों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा रखा है, उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कोई अभिमन्यु भी है। ये लड़का मेरा बेटा अज्जू। तुम वही हो ना जो रास्ते में हाँ, रास्ते में वहीं जहाँ सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। एक साइड ब्लॉक था और दूसरी तरफ से गाड़ियाँ चली आ रही थी। मेरी गाड़ी ने जो सिग्नल को क्रॉस किया तो इनकी गाड़ी भी सामने से आ गई जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया। फिर मैंने देखा फादर है, बुजुर्ग इंसान है, तो मैंने अपनी गाड़ी पीछे ले ली है ना फादर? एकदम सही है माधव, सवाल का जवाब मिल गया मुझे। चक्रव्यूह को भेदने वाला इंसान तो है तुम्हारे पास, यही है वो अभिमन्यु। अगर ये साथ हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। सही कहा ना? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं। देखो, भले ही मैं क्रिश्चियन फादर हूँ पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए तुम्हारे पापा और मैं आज साथ हैं। तुम्हारे पापा की कुंडली में गुरु 8वें स्थान पर है, शनि जन्म स्थान पर है। बहुत सी अनहोनी चीजें भी हो सकती हैं, कोई बड़ी आपत्ति आ सकती है, रिश्तों में दरारें पैदा हो सकती हैं। और अब तुम्हें इस अर्जुन का कृष्ण बनकर इन्हें हर संकट से, हर आपत्ति से तुम्हें बचाना होगा। ठीक है। तुम मार्शल आर्ट सीखे हुए हो ना? अब बस थोड़ा बहुत सीखा है। थोड़ा बहुत नहीं बेटा, काफी कुछ सीख चुके हो तुम। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम्हें क्या? लज्जो, बड़े जोरों की भूख लगी है, अब खाना खाया जाए। लज्जो। थैंक्स फादर। किस लिए? सुबह जो हुआ वो अपने पापा को नहीं बताया इसलिए। तुम चाहो जितना भी दान धर्म कर लो लेकिन एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। वो ऊपर वाला सारे कर्मों का हिसाब रखता है और वो ही रक्षा करता है। किसने कहा है? मैथ्यू गॉस्पेल का 6वां अध्याय वर्ष 3 और 4 में ऐसा लिखा है। वो चंद्रगिरी का माधव, थू! अच्छा हुआ कि आप लोग समय पर यहाँ पहुँच गए। माधव हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब आप ही लोग कोई रास्ता निकालिए, यही विनती है। वो सब रहने दो, पहले ये बताओ कि बेल्लारी में जो बिजनेस चल रहा है तुम लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा है? कर्नाटका के मुख्यमंत्री के अलावा आंध्रा में जो रेड्डी ब्रदर्स हैं, उनके अलावा मगन रेड्डी, उनका बेटा और गुरु एक टीम जैसे हैं। वहाँ हेमलता के गेस्ट हाउस में जब हम रुके हुए थे तब मुझे ये बात पता चली। अरे क्या घर है, हमारे स्टेट का महल भी उसके सामने छोटा पड़ेगा। बेल्लारी में सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है, वहाँ पर हमारा राज है। भैया हम मिल तो पहली बार रहे हैं लेकिन पहचान पुरानी है। एक बात समझ लीजिए,
चंद्रगिरी का माधव सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, हमारा वो पुराना दुश्मन है। अतीत में हमारे बीच ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो अभी तक चुभती हैं यहाँ सीने में। हेमलता के यहाँ से जब आप निकल गए, उस समय हम लोग यहाँ स्टेट में नहीं थे, फॉरेन टूर पर गए हुए थे। नहीं तो जानते हैं, हम लोग उसे वही दफना कर फेंक देते। आप सबको माधव से बदला लेना है और मेरी दुश्मनी तो माधव से बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि उसने हमारे सारे धंधे बंद करवा दिए और हमें रास्ते पर ले आया। वैसे आप लोग तो बेलारी से हैं, तो आपकी माधव से दुश्मनी कैसे? ये एक पुरानी कहानी है। 30 साल पहले ये घटना घटित हुई थी। माधव नाम का एक आदमी सत्ता के बल पर ऐसा मशहूर हुआ कि कोई जवाब ही नहीं। यहाँ तक कि चंद्रगिरी में आज भी हर तरफ उसी आदमी की तूती बोल रही है। माधव के खिलाफ एक आदमी था, सिर्फ वही एक आदमी था जो उस माधव के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखता था। रामदत्त शर्मा, हम तीनों के पिताजी। इस जंग में जीत माधव की हुई और हार हमारे पिताजी की। हारने वाले को अपना घर जमीन छोड़कर जाना था, यही फैसला हुआ था। क्योंकि लड़ने के लिए हथियार नहीं थे उनके पास, तो इसीलिए उन्हें बेदखल होना पड़ा। लॉरी में अपना पूरा सामान भरकर हम तीनों के साथ वो निकल पड़े। पापा के चेहरे पर हार का दर्द महसूस किया जा सकता था। पहले मंगलपुर, फिर मैसूर, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। एक सरकारी हॉस्पिटल में एक कोने में बेंच पर उनकी लाश पड़ी थी। कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं था, सिर्फ मैं था। अपनी अधखुली आंखों से जैसे वो इशारा कर रहे थे। उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, माधव। तब से लेकर आज तक मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे और कब उस तक पहुंचे। पैसा, कुर्सी, ओहदा सब जरूरी थे। हमें पता था कि बदला लेने के लिए बाकी चीजों के अलावा इन सब चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। हम भाइयों ने खूब मेहनत की, हमने अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए, और आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग हासिल ना कर सकते हो, कुछ भी नहीं। सर, उस दिन जो सड़क पर झगड़ा हुआ था, हाँ, वो लड़का मिल गया हमें। वो चंद्रगिरी के माधव का बेटा है। सपोला साहब बने उसके पहले उसका भी सर कुचलना होगा भाई। सही कहा ना? सही कहा ना? हाँ। आप जानते हैं आते वक्त मैं क्या सोच रहा था? यही सोच रहा था कि ये सफर आखिर इतना लंबा क्यों है। तब मुझे इस बात का पता चला कि समय हर किसी के लिए कुछ न कुछ सोच कर रखता जरूर है, और समय ये कह रहा है कि उन दोनों की मौत अब निश्चित है। पर बहुत संभल कर रहना होगा। माधव कोई आम इंसान नहीं है। जानता हूँ, हर एक के लिए एक गोली निर्धारित है, उनके लिए भी है। मरता हुआ माधव जब रहम की भीख मांग रहा होगा, उस समय मेरे पिताजी की भटकती हुई आत्मा को जरूर शांति मिलेगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। उसके बेटे का तो बेहतर इंतजाम करूंगा। बस इतना ही काफी। जय हिंद।